बड़े बड़े आंदोलनों की ना एक अजीब सी बात होती है। बाहर से हम देखते हैं तो लगता है कि सब एक है, एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब आप अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि वहाँ भी गुट हैं, सोच का फर्क है और कभी-कभी तो बहुत गहरी दरारें भी पड़ जाती हैं। आज हम भारतीय इतिहास के ऐसे ही एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि निर्णायक मोड़ की कहानी में उतरेंगे। 1907 का मशहूर सूरत विभाजन, वो पल जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई। जरा सोचिए, साल है 1907, भारत में राष्ट्रवाद की लहर जोरों पर है, ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और इन सब के बीच देश की जो सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज है, कांग्रेस, वो अपने ही घर में एक बड़े तूफान का सामना करने वाली थी। तो आज हमारी इस पड़ताल का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि सूरत में क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ, ऐसी नौबत आई ही क्यों। तो चलिए, जो भी सोर्सेज हमारे पास हैं उनकी मदद से इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, मतलब ये जो झगड़ा था, इसकी जड़ें कहाँ हैं? 1907 तो वो साल था जब सब कुछ टूट गया, पर इसकी बुनियाद तो पहले ही रखी जा चुकी होगी। बिल्कुल। इसकी शुरुआत हमें 2 साल पहले खोजनी होगी, 1905 के बनारस अधिवेशन में। देखिए, बंगाल का विभाजन हो चुका था और पूरे देश में, खासकर बंगाल में, जबरदस्त गुस्सा था। और यहीं पर कांग्रेस के दो अलग अलग सोचने वाले गुट, जिन्हें हम नरमपंथी और गरमपंथी के नाम से जानते हैं, वो पहली बार खुलकर आमने सामने आए। अच्छा, तो ये नरमपंथी और गरमपंथी, इनके बीच जो मूल झगड़ा था, वो किस बात को लेकर था? क्या लक्ष्य अलग थे या सिर्फ तरीके? सवाल बहुत अच्छा है। लक्ष्य तो देखिए एक ही था, भारत का भला। लेकिन तरीकों को लेकर जमीन आसमान का फर्क था। गरमपंथियों की तरफ थे, आप देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता। हाँ, मशहूर लाल बाल पाल की तिकड़ी। बिल्कुल। और उनका कहना था कि भाई, बंगाल में जो ये स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन शुरू हुआ है, उसे सिर्फ बंगाल तक क्यों सीमित रखें? हाँ, उसे पूरे देश में फैलाओ। सिर्फ विदेशी कपड़ों का बहिष्कार नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों का, कॉलेजों का, अदालतों का, नौकरियों का, हर सरकारी चीज का बहिष्कार करो। मतलब एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करो, जिसे वो पैसिव रेजिस्टेंस कहते थे। यानी अंग्रेजों के पूरे सिस्टम को ही एक तरह से ठप कर दो। तो फिर नरमपंथियों को इससे क्या दिक्कत थी? ये तो काफी दमदार योजना लगती है। नरमपंथियों के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उन्हें लगता था कि ये तरीका, ये बहुत ज्यादा उग्र है। उनका मानना था कि आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। पूरे देश में सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करना उनके हिसाब से अभी बहुत जल्दबाजी होगी। क्यों? उन्हें किस बात का डर था? वो संवैधानिक सुधारों, याचिकाओं और शांतिपूर्ण विरोध में विश्वास रखते थे। उन्हें डर था कि इतने बड़े पैमाने पर अगर आंदोलन हुआ तो ब्रिटिश सरकार उसे बेरहमी से कुचल देगी और जो थोड़े बहुत अधिकार मिले हैं वो भी हाथ से चले जाएंगे। तो एक कह रहा था कि आग पूरे देश में फैला दो, दूसरा कह रहा था कि नहीं, आग से मत खेलो, जल जाएंगे। तो फिर 1905 में क्या हुआ? क्या तभी कांग्रेस टूट गई? नहीं नहीं, उस समय विभाजन होते होते बचा। एक कह सकते हैं कि बीच का रास्ता निकाला गया। एक समझौता हुआ जिसके तहत बंगाल विभाजन की निंदा करने और बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन करने वाला एक प्रस्ताव पास कर दिया गया। पर यह एक तरह से एक बड़ी दरार पर छोटा सा पैबंद लगाने जैसा था। मतलब ऊपर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर का तनाव बना हुआ था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अस्थायी शांति थी, कह सकते हैं तूफान से पहले की शांति। और ये तूफान अगले ही साल 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में और करीब आ गया। तो एक साल में ऐसा क्या बदल गया कि ये दरार और चौड़ी हो गई? एक साल में माहौल काफी बदल गया था। गरमपंथियों की लोकप्रियता जनता के बीच तेजी से बढ़ रही थी। स्वदेशी आंदोलन का असर दिख रहा था। नरमपंथियों का जो धीरे धीरे सुधार का तरीका था, उससे लोगों का, खासकर युवाओं का, भरोसा उठ रहा था। तो गरमपंथियों को लगा कि अब कांग्रेस का नेतृत्व उनके हाथ में आना चाहिए। अच्छा, तो वो चाहते थे कि अध्यक्ष उनका कोई नेता बने। हाँ, वो चाहते थे कि अध्यक्ष या तो तिलक बने या लाला लाजपत राय।
ताकि आंदोलन को और आक्रामक बनाया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरमपंथियों ने ऐसा क्या दाव खेला कि बाजी ही पलट गई? उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। नरमपंथियों को पता था कि वो तिलक या राय के नाम पर सीधे सीधे जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए दादा भाई नौरोजी का नाम आगे कर दिया। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, एक ऐसे सम्मानित नेता जिनकी इज्जत गरमपंथी भी करते थे और नरमपंथी भी। बिल्कुल। उनके नाम को कोई काट नहीं सकता था। ये एक ऐसी चाल थी जिसके सामने गरमपंथियों को भी झुकना पड़ा। ये तो कमाल की रणनीति थी। एक ऐसा नाम आगे कर दिया जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता था। लेकिन इसी अधिवेशन में एक बहुत बड़ी बात हुई थी, है ना? स्वराज्य का प्रस्ताव। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य या स्वशासन है। ये पहली बार था कि कांग्रेस के मंच से इतनी बड़ी बात कही गई थी। गरमपंथियों ने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत माना। उन्हें लगा कि आखिरकार कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। तो मतलब कलकत्ता में जो सबसे बड़ी जीत मानी जा रही थी, यानी स्वराज्य का प्रस्ताव, असल में वही सबसे बड़े कंफ्यूजन की जड़ बन गया। एक शब्द और दो बिल्कुल अलग मतलब। बिल्कुल सही। यहीं पर वो बारीकी छिपी थी जो आगे चलकर विभाजन का कारण बनी। स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल तो हो गया, लेकिन उसे परिभाषित नहीं किया गया। नरमपंथियों के लिए स्वराज्य का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, जैसा कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। अच्छा, मतलब सरकार अपनी हो लेकिन झंडा ब्रिटेन का ही रहे। हाँ। वही गरमपंथियों के लिए स्वराज्य का मतलब था अंग्रेजों से पूरी तरह से आजादी। इस एक शब्द की अस्पष्टता ने दोनों गुटों को अपनी अपनी जीत का दावा करने का मौका तो दे दिया, लेकिन असल में इसने भविष्य के टकराव की नींव और भी मजबूत कर दी। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कलकत्ता के बाद तो दोनों गुटों को लगा होगा कि उनकी जीत हुई है, फिर भी वो एक साथ क्यों नहीं रह पाए? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब दुश्मन एक था, ब्रिटिश सरकार, तो ये दोनों गुट आपस में एक होने के बजाय अलग होने के लिए इतने उतावले क्यों थे? उन्हें लगा कि अब जनता उनके साथ है और कांग्रेस भी उनके रास्ते पर आ गई है। उन्होंने पूरे देश में निष्क्रिय प्रतिरोध का जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्हें लग रहा था कि नरमपंथी अब अप्रासंगिक हो गए हैं, वो अतीत की बात है और वो आंदोलन की रफ्तार पर ब्रेक की तरह काम कर रहे हैं। तो गरमपंथियों को लग रहा था कि नरमपंथी एक स्पीड ब्रेकर की तरह हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। तो फिर नरमपंथियों को क्या डर था? वो ब्रेक क्यों लगाना चाहते थे? नरमपंथियों का डर भी देखिए अपनी जगह वाजिब था। उन्हें लग रहा था कि गरमपंथियों का ये उग्र तरीका देश को एक बड़ी मुसीबत में डाल देगा। उन्हें पूरा यकीन था कि ब्रिटिश सरकार, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, ऐसे किसी भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन को बेरहमी से कुचल देगी। बिल्कुल, हजारों लोग मारे जाएंगे, नेता जेल में डाल दिए जाएंगे और आजादी की लड़ाई दशकों पीछे चली जाएगी। और शायद उन्हें कुछ सुधारों की भी उम्मीद थी। हाँ, यही दूसरा बड़ा कारण था। उस समय इंग्लैंड में लिबरल पार्टी की सरकार थी और भारत सचिव जॉन मॉडले कुछ संवैधानिक सुधारों की बात कर रहे थे, जिन्हें हम बाद में मॉडले मिंटो सुधारों के नाम से जानते हैं। नरमपंथियों को उम्मीद थी कि अगर वो शांति का माहौल बनाए रखेंगे तो सरकार उन्हें प्रशासन में ज्यादा हिस्सेदारी देगी। उन्हें लग रहा था कि गरमपंथियों की वजह से ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। तो मतलब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को गलत समझ रहे थे और अंग्रेज इस गलतफहमी का पूरा फायदा उठा रहे थे। यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। नरमपंथी ये नहीं समझ पाए कि अंग्रेज जो काउंसिल सुधारों का लॉलीपॉप दिखा रहे थे, वो उन्हें कोई इनाम देने के लिए नहीं था। वो ब्रिटिश सरकार की बांटो और राज करो की नीति का हिस्सा था। ये गरमपंथियों को राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से अलग थलग करने की एक चाल थी। अच्छा, अंग्रेज नरमपंथियों को अपनी तरफ करके गरमपंथियों पर आसानी से धावा बोलना चाहते थे। हाँ, और गरमपंथियों ने क्या गलती की? गरमपंथी ये नहीं समझ पाए कि जब सरकार का दमन चक्र चलेगा तो नरमपंथी ही उनकी पहली रक्षा पंक्ति बन सकते थे। फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस। बिल्कुल। नरमपंथियों की पहुंच ब्रिटिश संसद तक थी, वो वहां अपनी आवाज उठा सकते थे। लेकिन गरमपंथियों ने उन्हें दुश्मन मान लिया। और शायद सबसे बड़ी बात, दोनों में से कोई ये नहीं समझ पाया कि एक शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ केवल एक एकजुट आंदोलन ही सफल हो सकता है। वो अपनी अपनी रणनीतियों में इतने उलझ गए कि इस बड़ी सच्चाई को देख ही नहीं पाए। और इन्हीं गलतफहमियों के बीच कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। तो अब हम पहुंचते हैं सूरत 1907। यहाँ आकर तो जैसे बारूद में आग ही लग गई। वो आखिरी चिंगारी क्या थी जिसने इस विभाजन को अंजाम दिया? सूरत में कई चीजें एक साथ हुईं। सबसे पहला झगड़ा तो अधिवेशन की जगह को लेकर ही हुआ।
गरमपंथी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन नागपुर में हो, जो उस समय गरमपंथी राजनीति का एक बड़ा गढ़ माना जाता था। इसका एक और रणनीतिक कारण था, अगर अधिवेशन नागपुर में होता तो तिलक अध्यक्ष बन सकते थे। लेकिन नरमपंथियों ने अधिवेशन सूरत में करवा दिया। इसके पीछे क्या खेल था? ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। सूरत उस समय के बॉम्बे प्रांत में आता था, जो तिलक का गृह प्रांत था, और कांग्रेस का एक नियम था कि कोई भी नेता अपने गृह प्रांत में हो रहे अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बन सकता। अरे वाह, मतलब सिर्फ शहर बदल कर ही नरमपंथियों ने तिलक को अध्यक्ष पद की दौड़ से कानूनी तौर पर बाहर कर दिया। हाँ, ये पहला टकराव था। दूसरा, अध्यक्ष पद को लेकर भी झगड़ा हुआ। गरमपंथी अब भी चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, लेकिन नरमपंथियों ने अपनी तरफ से रास बिहारी घोष का नाम आगे कर दिया। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा झगड़ा उन प्रस्तावों पर हुआ जो कलकत्ता में पास हुए थे। बिल्कुल, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ऐसी अफवाहें और डर था कि नरमपंथी इन प्रस्तावों को या तो हटाना चाहते हैं या फिर उनके शब्दों को बदलकर उन्हें बहुत हल्का करना चाहते हैं। गरमपंथियों के लिए ये 4 प्रस्ताव उनके आंदोलन की आत्मा थे। उन्हें लगा कि नरमपंथी कलकत्ता में हुई जीत को उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बस यहीं आकर समझौते के सारे दरवाजे बंद हो गए। तो एक तरफ अध्यक्ष पद का झगड़ा, दूसरी तरफ जगह का, और सबसे बड़ी बात आंदोलन की आत्मा यानी प्रस्तावों को बदलने की कोशिश। अब तो टकराव तय था। फिर हुआ क्या अधिवेशन में? माहौल में पहले से ही जबरदस्त तनाव था। जब अधिवेशन शुरू हुआ और अध्यक्ष के नाम पर बहस तेज हुई तो हंगामा मच गया। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और बात इतनी बढ़ गई कि मंच पर हाथापाई की नौबत आ गई। कहते हैं कि किसी ने एक जूता भी फेंका जो फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जाकर लगा। इसके बाद अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस आधिकारिक तौर पर 2 हिस्सों में टूट गई। क्या कहानी है! मतलब 1905 में जो एक छोटी सी दरार दिखी थी, वो 2 साल में इतनी बड़ी खाई बन गई कि कांग्रेस ही टूट गई। तो इस विभाजन का तत्काल नतीजा क्या हुआ? देश के स्वतंत्रता संग्राम पर इसका क्या असर पड़ा? तत्काल नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पर पूरी तरह से नरमपंथियों का कब्जा हो गया। उन्होंने गरमपंथियों को संगठन से बाहर कर दिया और सत्ता में आते ही नरमपंथियों ने कांग्रेस के संविधान में बदलाव किए। उन्होंने 2 चीजें बहुत स्पष्ट कर दी। पहला, कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर औपनिवेशिक स्वशासन होगा, और दूसरा, इस लक्ष्य को केवल संवैधानिक तरीकों से ही हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मतलब पूर्ण स्वराज और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे विचार बाहर कर दिए गए। हाँ, उन्हें कांग्रेस की किताब से ही बाहर कर दिया गया। और गरमपंथियों का क्या हुआ? अंग्रेज सरकार तो वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। नरमपंथियों से अलग होते ही गरमपंथी अकेले पड़ गए। सरकार ने उन पर जबरदस्त कार्रवाई की। तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय विदेश चले गए। एक तरह से 1908 आते आते राष्ट्रीय आंदोलन का एक पूरा दौर थम सा गया। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो ये सिर्फ 2 गुटों का झगड़ा नहीं था। ये भारत की आज़ादी के लिए 2 बिल्कुल अलग नक्शों, 2 अलग रास्तों का टकराव था। एक रास्ता धीमी गति से संवैधानिक सुधारों से होकर गुजरता था और दूसरा रास्ता तत्काल, मुखर और व्यापक जन कार्यवाही की मांग करता था। और अंत में इस टकराव ने आंदोलन को आगे बढ़ाने की बजाय कई सालों के लिए पीछे धकेल दिया। बिल्कुल। स्रोत हमें तात्कालिक कारणों और दोनों पक्षों द्वारा की गई रणनीतिक गलतफहमियों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। क्या ये विभाजन होना ही था? क्या कोई ऐसा नेता हो सकता था जो इस खाई को पाट सकता? या क्या ये 2 विचारधाराएं, एक क्रमिक सुधार की और दूसरी तत्काल कार्रवाई की, हमेशा टकराने के लिए बनी थी? स्वतंत्रता आंदोलनों की प्रक्रिया से जुड़ा ये सवाल आज भी विचार करने योग्य है। क्या बड़े बदलाव के लिए कभी-कभी टूटना और टकराना जरूरी होता है, या हर कीमत पर एकता बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत?